वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे कि आज काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ और जिस पे के इलेक्ट्रिक का मामला सर फहरिस्त था और उसके बाद ये तवक्को थी कि आज के इलेक्ट्रिक के मामला जो है वो हल किए जाएंगे, हंगामी बुनियादों पर कोई इकदाम सामने आएंगे। मगर तरीन साहब, मेरा आपसे सवाल है, आज ये इजलास भी हुआ, ठीक है टैरिफ में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन आज हल यूं हुआ मसला कराची के अवाम के लिए कि के इलेक्ट्रिक के जब तक मसाइल हल नहीं हो पाते उस वक्त तक नेशनल ग्रिड से कराची को बिजली फराम की जाएगी। इसमें तो के इलेक्ट्रिक साफ निकल गया, वो तो फिर नेशनल ग्रिड से बिजली जाएगी और फिर सूरत हाल तो जूं की तूं है। मेरे ख्याल में उसका असर दीगर मुल्क पर भी पड़ेगा। आप समझते हैं कि ये कोई हल है इस मामले का? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, बदकिस्मती से किसी भी चीज़ का कोई हल पिछले 2 साल से नहीं निकला। आपको याद होगा जब चीनी का स्कैंडल आया था तो उस वक्त एक कमीशन बना, रिपोर्ट बनी और कहा गया जी चीनी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और हम इनकी कमर तोड़ देंगे और जनाब चीनी जो है माफिया कुछ ख़त्म कर देंगे, चीनी सस्ती होगी। चीनी उसी तरह महंगी मिल रही है। फिर पेट्रोल, आपको पता है जब हुआ सस्ता तो उस पर उमर अयूब साहब ने कहा जी पेट्रोल शार्ट करने वालों की भी कमर तोड़ देंगे, वो भी भूल गए। अब वो भी कुछ नहीं हुआ, जैसे ही महंगा हुआ मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर जिनका जिक्र करते रहते हैं माफियाज़ का, ये माफिया जो है ये मौजूद है, इसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा सख्त हाथ डालने की ज़रूरत है। IPPs के हवाले से इन्होंने कहा था कि हमने पिछली हुकूमतों ने जो मुआहदे किए हैं वो मुआहदे गलत हैं, उनमें बहुत भारी जो है कमीशन लिया गया है, हम उस पर एक जो है ना कमीशन बना के एक रिपोर्ट आएगी, इंक्वायरी कराई जाएगी, फिर उस पर भी हाथ नहीं डाला गया। अब देखें कराची की आवाम जो हैं वो बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। ये जो के इलेक्ट्रिक जिनको बेचा गया, जिनको मुआहदा किसके साथ दिया गया, वो उनसे ये पूछने वाला कोई नहीं है। उनको तो अभी कटहरे में होना चाहिए था, भाई ये गर्मियों में है और ये आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे। सही, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है रमेश कुमार साहब। बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब वक्त देने का। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आज बड़ी तवक्को थी कि जो काबीना कमेटी का इजलास हुआ तवानाई का, के मामलात हल हो पाएंगे, लेकिन आज फिर ECC ने ₹2.79 फी यूनिट बिजली में इजाफा करने की सिफारिश की, जिसे मौखर किया गया है, उसको शायद मुकम्मल तौर पर ये नहीं डिनाई नहीं किया गया। और दूसरा, के इलेक्ट्रिक जो है वो उसके मामलात उस तरह से हल नहीं हो पाए जो कि हमें दिखाई देता था। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये के इलेक्ट्रिक इतना पावरफुल है कि नेपरा भी उसके हक में सिफारिश करता है, उसके स्पेशल सेक्रेटरी बात करते हैं, ECC भी वो बात जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से सामने आती है उसके CEO बात करते हैं, वही आके हुकूमत के सामने रख देते हैं? जब एक आपको पता है ना कि किसी बंदे ने ये खून किया है, आपको पता हो, मगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं हो, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर किस्म की। आप कहीं पे भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई एग्रीमेंट करते हो किसी भी चीज का, लोग एग्रीमेंट करते हुए बहुत होशियारी के साथ एग्रीमेंट करते हैं। कोई भी डील होती है, चाहे प्राइवेटाइजेशन की हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट की हो, चाहे जो भी हो, जो प्राइवेट लोग होते हैं वो बहुत समझदारी के साथ करती हैं, मगर गवर्नमेंट उस टाइम पे कुछ नहीं देखती, सिर्फ पैसों को देखती है, जल्दी को देखती है कि हो जाए, हरी अपने हमारी जान छूट जाए। तो उन चीजों में वो अपने हाथ कटवा दे देती है। आपको पता है KEC के अंदर तो फिर भी 28% गवर्नमेंट के शेयर है, मगर वहां पे PTCL के अंदर 70% के करीब शेयर है, मगर वहां पे भी आप कुछ नहीं कर सकते PTCL को, क्योंकि जो इदारा प्राइवेटाइज हो जाता है अपनी मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेता है और उस मैनेजमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसके लिए आपको ठोस सबूत, ठोस बातें आपको चाहिए, उनके लिए आपको अच्छे एग्रीमेंट, तब आप उन चीजों को, जो आप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं वो ब्यूरोक्रेसी चलती है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कि भाई ये हमारा MOU है, ये एग्रीमेंट है, ये करना था और उसके अंदर इन्होंने ये कंप्लाइंस की है। नहीं कोई थर्ड पार्टी ऑडिट होती है, कौन उससे क्या कमा रहा है, क्या जा रहा है, कोई उसका तरीकेकार नहीं होता। मैं हमेशा ये कहता हूं कि प्राइवेटाइज होना गलत नहीं है, मगर अपना ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर होना वो बहुत जो ना जरूरी है। प्राइवेटाइजेशन के अंदर जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तब तक आपकी जहां पे ट्रांसपेरेंसी होगी, फिलहाल आपको वहां पे पैसे अच्छे लगेंगे, मगर फिर आपके लिए KEC के अंदर यही चीज हुई। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई, PMLN आई, अभी PTI आई, मगर अब कम से कम एक बोल्ड और ब्लंट लीडरशिप मौजूद है। मैं समझता हूं KEC का ये जो चल रही है हालात, ये आज पहली मर्तबा नहीं है, ये पहले से चल रहे हैं, माजी से चल रहे हैं, आप सबको पता है। मगर जिस
तरीके से इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक ग्राउंड के ऊपर आ गई कि केईसी के ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि हर चीज की लिमिट होती है ना। अब एक ग्राउंड बन गया है। और दूसरी चीज सबको पता है कि इमरान खान इज द मैन ऑफ द कमेंटमेंट और वो कर लेगा। इस वजह से वो तंजीमें एमक्यूएम हो, पीपुल्स पार्टी जो माजी में कुछ नहीं खामोश भी रहे, मगर आज वो भी एहतजाज के ऊपर पीटीआई के बाद आ गई है। तो वक्त आ गया है। मैं समझता हूँ आइदर वे जो है इन चीजों को सेटल होना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग ज्यादा देर तक डिफेंस जैसे इलाके में लाइटें जा रही है, ये चीजें जो है ना वो मुनासिब नहीं है। जहां पे 100% है वहां पे तो कम से कम नहीं जाना चाहिए। लोड शेडिंग है, पेस्को है, मगर जहां पे 100% है वहां पे लोड शेडिंग नहीं होती है। जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का इतना शॉर्टफॉल नहीं है तो फिर जो क्यों ये चीजें हो रही है? उसकी मैनेजमेंट, उनको अपग्रेडेशन, इतना अर्सा हुआ, कितना अपग्रेडेशन के ऊपर खर्चा हुआ, ये कंडीशनें होनी चाहिए थी एमओयू के अंदर। कितना उसकी मैनेजमेंट के ऊपर खर्चा हुआ, ये कंडीशनें होनी चाहिए थी। अब ये सारे थोड़ी बारिश आती है लाइट गई, दुनिया में तो ऐसे नहीं होता। डॉक्टर साहब, ये जो दोनों इदारे हैं जिनका आपने जिक्र किया, पीटीसीएल और के इलेक्ट्रिक, ये आपको पता होगा जनरल मुशर्रफ के जमाने में हुए और हफीज शेख साहब उस वक्त वजीर खजाना थे। तो आपने कभी इनसे पूछा कि इन्होंने ये मुआहदों में ये बातें क्यों नहीं शामिल की जिनका आज आप जिक्र कर रहे हैं, ताकि अवाम को ये अजियत का सामना ना करना पड़ता जो आज किया जा रहा है? देखिए, माजी में हो सकता है हफीज शेख से भी गलती हुई हो, ऐसे नहीं। माजी में ये एमक्यूएम लंदन के जो लोग अभी हमारे साथ बैठे हैं, जब माजी में उनके साथ थे पहले जो अल्ताफ हुसैन के साथ, तब उनके भी गलतियां हुई होंगी, मगर अब कम से कम एक ट्रैक आ गया है जहां पे लीडरशिप ईमानदार है। मैं समझता हूं अब वक्त आ गया है कि सही चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। डॉक्टर साहब, ये लीडरशिप ईमानदार है, लीडरशिप दयानतदार है, ये कहानियां अवाम को क्या असर करती है? जहां 18 घंटे लोड शेडिंग ना हो, लोगों के यहाँ पानी नहीं है, उनको ये बताया जाए कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन आप लीडरशिप ईमानदार है जी, लीडरशिप जो है ईमानदार है, बस आप इस पे वो लोग गुजारा करें। देखिए, जो इश्यूज हैं एक बहुत अरसे से इशू चल रहे हैं, उन इश्यूज को आप कहें कि उन 70 सालों का गंद आके 2 सालों में ये सही हो जाएगा, इतना मुमकिन नहीं है। थोड़ा बहुत टाइम जरूर लगता है, मगर आपको हर चीज आपको हल की तरफ नजर आएगी। चले, इसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, आज सईद गनी साहब भी ये बोले हैं कि उनके खिलाफ फिर नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब का बार बार ये बयान आता है कि जनाब हम तमाम चीज़ें शफाफियत की जानिब आगे बढ़ जाएंगी, जबकि दूसरी जानिब नैब की सजदें खुद कोर्ट कर रही होती है। ये मामला किस जानिब जा रहे हैं? अभी तक कोई केस ऐसा नहीं है जिससे ये कहा जाए कि वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा है। देखिए, नैब के ऊपर हमेशा उंगलियां उठती हैं। ये रिफॉर्म किसको करना था? माजी की जो गवर्नमेंट थी जो एक दूसरे को बचा रही थी। बाखुदा मैं मियाँ साहब के पास गया, मैंने मियाँ साहब को कहा, मियाँ साहब आपका मैनिफेस्टो ये था, आप ये चीजें करें और आप उन चीजों को एक्शन लें। ये तो चौधरी निसार को दुआ करो कि कराची में आपको अमन ईमान मिला, नहीं तो ये कराची भी ऐसे ही रहता जैसे पहले 2013 में उसकी कमिटमेंट थी। जब एमक्यूएम ने मुझे कहा कि हम चेयरमैन सेनेट के लिए वोट देते हैं, मैंने मियाँ साहब को कहा, मियाँ साहब ने कहा हाँ, चौधरी निसार ने कहा मैं तो कल 9-0 के ऊपर रेड मारने जा रहा हूं, मुझे ये चीजें जो है ना नहीं होगी, मैं अपने इंटीरियर डिपार्टमेंट में किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करूंगा। ये और जब मैंने ये कहा कि सर आपको एक्शन लेना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब ने उसको कहा कि बिल्कुल सही कहता है, चौधरी साहब ने कहा सही कहता है, मियाँ साहब ने कहा नहीं, वो हम एक दूसरे के ऊपर ये केस वाला ये सिस्टम हम कुछ नहीं करेंगे। ये जो एक दूसरे को बचाओ मुहिम चली जिसकी वजह से रिफॉर्म नहीं हुआ। आज मैं नहीं कहता हूं कि नैब परफेक्ट है, अगर उस वक्त नहीं की इस वजह से आज भुगत रहे, उसको आज भी वक्त है पीटीआई के साथ बैठे और इसको जो है रिफॉर्म करें, इसको बेहतर तरीके से करें। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब तक सजा जदा का कानून नहीं होगा तब तक ये मुल्क जो है ना सुधर नहीं सकता। डॉक्टर साहब, आपकी हुकूमत ने एक नैब ऑर्डिनेंस जारी किया है, उस नैब ऑर्डिनेंस पे वो अपोजिशन को साथ क्यों नहीं मिला के बैठती और क्यों नहीं उसको कानून बनाती? उसमें क्या ताखीर हो रही है, क्या वजह है? जब 62-63 मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई, पीटीआई पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट ने कहा कि 263 जो है वो इसकी अमेंडमेंट करें, तो पीएमएलएन ने कहा नहीं हम क्यों करें, आप अपने लिए बोल रहे हैं। मगर जब पीएमएलएन को जब जरूरत पड़ी हुई मियाँ साहब के हवाले से, तो पीपुल्स पार्टी ने कहा अब हम क्यों करें आपको बचाने के लिए। ये जो टाइम जो कैलकुलेट किए जाते हैं ना,
ये हमेशा गलत किए जा रहे हैं। अभी नैब के हवाले से जब ऑर्डिनेंस आया उस वक्त थोड़ा पिशावर ये वो ऐसी बातें चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि अब पीटीआई की बारी आई है तो इस वजह से जो है वो हम रिफॉर्म क्यों करें। ये गलती माजी में भी दोनों पॉलिटिकल पार्टी कर चुकी है, अभी भी पॉलिटिकल। मैं कहता हूं आज भी स्पीकर को कहें कि कमेटी बनाए और नैब रिफॉर्म करने के लिए हम तैयार हैं, ये होना चाहिए। अगर नहीं रिफॉर्म हुआ तो ये वक्त गुजर जाएगा, फिर पछताते रहेंगे। तो रमेश कुमार साहब, आप ये समझते हैं कि अपोजिशन की वजह से नैब ऑर्डिनेंस जो है वो कानून नहीं बन पा रहा? देखिए बातें ऐसी करते हैं, जिस बातों की वजह से कुछ हमारे जज्बाती लोग हैं वो कहते हैं ठीक है हम ये कर देते हैं। वो तो चाहते हैं कि यूनानिमसली कोई चीज हो, एहसाब का सिस्टम मजबूत हो, मगर उन चीजों के अंदर किसी चीज को कंप्रोमाइज किया जाए वो नहीं होगा। डॉक्टर साहब बैठने के लिए तैयार है, कल कमेटी बना लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कमेटी बना दें। आपने कौमी असम्बली में अपने वुज़रा के रवैये देखे हैं। पिछले 1985 से मैं असम्बली देख रहा हूं, हुकूमत की जानिब से वुज़रा का कभी ऐसा रवैया नहीं रहा। हुकूमत तो चाहती है कि ऐवान को साथ मिला के चलें। आपके वुज़रा तो ये चाहते हैं कि हंगामा आ रहा ही हो, वो तो तकरीरें इस किस्म की करते हैं। आपने खुद वहां देखी है सूरत हाल। 85 से कभी ऐसे भी नहीं हुआ। मीर जफरुल्लाह जुमाली के वक्त में भी मैं गवर्नमेंट का हिस्सा था, शौकत अजीज के वक्त में भी मैं हिस्सा था, मगर किसी को यह ताकत नहीं होती थी कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है कोई ये कहे कि आप सिलेक्टेड हैं, आप ये हैं, आप नायल हैं और नालायक है। ये चीजें कभी नहीं कही जाती थी। तो पहले रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट ठीक है, उसको भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तो माहौल बेहतर होगा। अगर आप समझे कि हुकूमत सिर्फ ये करे तो मैं समझता हूं ये चीजें मुमकिन नहीं है। आजकल के वक्त में इज्जत दोगे, इज्जत लोगे, और ये चीजें होंगी, और ये पार्लियामेंट के लिए बेहतर है, अवाम के लिए भी बेहतर है, और स्पेशली इसमें सीनियर पॉलिटिशियन का रोल होना चाहिए। डॉक्टर साहब, पिछले 4 रोज से बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रोज वो समाजी राब्ते की वेबसाइट पे एक बयान जारी कर देते हैं कि मैंने जो नकात उठाए हैं उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा हुकूमत की तरफ से। कोई हुकूमत क्या वजह है, बिलावल ने जो सवाल उठाए उस पर जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं तो आपको पता है कम मैंने ट्विटर देखे हैं, मैंने तो बिलावल का ट्विटर नहीं देखा है। अगर कोई ऐसा जवाब होगा जो देने वाला होगा, जो तनकीद बराए तनकीद नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल जवाब मिल जाए। जवाब आप समझते हैं देना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ा सा अवामी मामलात पे भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये आज कुछ फैसले शिबली फराज साहब ने आज गुफ्तगू की है, कुछ फैसले हुए हैं हुकूमती सतह पर कि एक तो 30 अक्टूबर से जो हाउसिंग का शोबा है वो बड़ा ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, और उससे ये तासुर सामने आया कि जो वजीर आजम ने इलेक्शन से पहले वादा किया था लोगों से घर देने का, अब उसका जो है अमल का आगाज होने जा रहा है। और साथ वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने मार्कअप बहुत कम कर दिया है, 5 मरले के घर पे 5%, 10 मरले के घर पे 7%, तो ये गरीब आदमी को फायदा होगा। सर, आप हमें समझा देंगे कि गरीब आदमी को किस अंदाज में फायदा होगा? गरीब आदमी को जाहिर है उस गारंटी के लिए तो पहले ही कुछ नहीं है, वो कैसे घर होगा, इसका क्या प्रोसीजर है? देखिए बात ये है कि ये पॉलिसी जो है ना, ये पहले चाइना में भी आई थी, मुख्तलिफ ममालिक में भी आई थी, बहुत अच्छी पॉलिसी है। और पाकिस्तान में है, वो कहते हैं ना कि रीस रीसा हमारी सिंध में कहते हैं, मतलब देखते देखते ये चीजें बढ़ जाती है। तो लोगों को जब समझ में आएगी ना, तो ये एक इंडस्ट्री चल पड़ेगी। जैसे पहिया होता है ना मुल्क का, इसाक डार की पॉलिसी ये होती थी कि आपके हाथ में 10 रुपए है, आप 90 रुपए अगर आते हैं आप उसे पहिया चलाएं, उससे आप पैसा कमाएं। और जो बहुत बड़े बिजनेसमैन करते हैं, हमारी हिंदू कम्युनिटी करती है, वो भी एक पॉलिसी है। दूसरी पॉलिसी है कि मुल्क के अंदर जो चीजें बन रही है उन चीजों को कोई ऐसी पॉलिसी बना के सेल बनाए कि उससे पहिया चले। ये हमारी हुकूमत की पॉलिसी है। अगर ये पॉलिसी हमारी जो बहुत अच्छी पॉलिसी है, और अगर ये कामयाब हो जाती है तो आपको 7-8 सेक्टर में भी जम पाएगा, लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, आपकी जो है वो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और बहुत इससे फर्क पड़ेगा। ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसको इजी करने के लिए, इनकी सब्सिडी के लिए, इनकी गारंटीज के लिए स्टेट बैंक ने पॉलिसी भी रखी है। 5 और 7% के ऊपर कहीं पे आपको फिक्स्ड लोन नहीं मिलता। आप बैंक से भी लोन लेने जाओ तो कायबोर के ऊपर 5% लेते हैं, मगर हाउसिंग के अंदर ये जो स्कीमें चल रही है, मैं समझता हूं ये आपकी स्कीम जो है ना पाकिस्तान का फ्यूचर होगी।
और वो लोग जो घर का नहीं सोच सकते वो भी घर ले सकेंगे। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो थर में खुदकशियों की रेशो बढ़ रही है, इसमें शरह बढ़ रही है, और पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि बदीन में एक हॉस्पिटल है जहां पर वो पोस्टमार्टम हुआ है, उसके नमूने महफूज करने के लिए वहां उनके पास केमिकल अवेलेबल नहीं है। ये क्या हो रहा है सिंध में के हॉस्पिटल्स में? देखो, थरपारकर सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे बदीन, तीसरे नंबर पे उमरकोट। 3 एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे एक्चुअली कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा है। बदीन में 33% है, आपकी 50% थरपारकर में है, 50% उमरकोट में है। इन इलाकों में गुर्बत भी बहुत है। एक तो ये कि जो गरीब लोग हैं वो लेते हैं इंटरेस्ट के ऊपर पैसे, और वो इंटरेस्ट के ऊपर पैसे भी होते हैं 4 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, इतने परसेंटेज के ऊपर। फिर वो उन लोगों को जेवरात रखते हैं, पैसे दे नहीं सकते हैं, फिर वो अंडर प्रेशर आते हैं। 90% जो है सुसाइड इसकी वजह से हो रहा है। इसकी मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब आए थे, जब उनको मैं लेके गया था कर ये मैंने शिकायतें भी की थी कि इन चीजों को कंट्रोल किया जाए। तब भी मैंने कहा था, मैं समझता हूं सबसे बड़ी वजह जो है, और दूसरी है जब बारिश नहीं पड़ती, गुर्बत होती है, तब भी ये इशू बढ़ता है। मैं समझता हूं सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ क्रिटिसाइज से ज्यादा कभी हेल्थ इश्यूज के ऊपर, बच्चों की अम्मात हो जाती है, उनको कभी ये नहीं देखा जाता कि क्यों हो रही है, मगर उसको भी बार बार कह के अभी इन जाके 3-4 सालों में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीजन के बाद जो है वो जाके वो चीजें बेहतर बनी है। तो इन चीजों के लिए जो है वो थोड़ी सीरियसनेस चाहिए। मैं हमेशा आज हर पॉलिटिकल पार्टी को कहता हूं कि रियलिस्टिक पॉलिटिक्स करें, अवाम की पॉलिटिक्स करें, तनकीद बराए तनकीद नहीं करें, तनकीद वो करें, और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को हमेशा वेलकम करना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।